गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज आलोक अग्रवाल फ्रॉम स्पेकुलेशन एलएलपी। आज इस वीडियो में हम बर्नी मैडॉफ की कहानी सुनेंगे। उनकी कहानी में काफ़ी लेसन्स हैं हमारे लिए। उन्होंने फाइनेंस में एक बहुत परिचित और बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, उसके बारे में हम जानेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद है कि हमें जो, और स्पेशली जो नए लोग हैं, उनको जो आजकल सीखने के माध्यम है, या तो वो यूट्यूब से सीख रहे हैं या किसी मेंटोर का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरा ये स्ट्रिक्टली मानना है कि इस फील्ड में इंटर्नशिप मेथड ही आप यूज़ करें जिससे आप सीख सकते हैं। यानी आप किसी रियल ट्रेडर के पास ही जाके आप सीख सकते हैं, या वो ही आपको सिखा सकता है। तो इस पूरी फील्ड में इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, और इनमें एक फाइंड करना कि वाकई में एक रियल ट्रेडर कौन है जिससे हम सीख सकेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत डिफिकल्ट टास्क है, राइट। लेकिन एक बात तो तय है कि आप पूरा यूट्यूब सर्च करें तो हर कोई पैसे बना रहा है। कोई 5 लाख दिन के बना रहा है, कोई 7 लाख बना रहा है, कोई 8 लाख बना रहा है, कोई 10 लाख बना रहा है। तो ये कॉमन सेंस है कि ये सब ऐसा नहीं हो रहा। इस बाजार में मेरे को 15 साल हो गए काम करते हुए, और मैं जानता हूँ कि ये अनरियलिस्टिक है और ये सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो यानी वो इस तरह से इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर रहे हैं जिससे आपके दिमाग पे प्रभाव पड़े और उनका जो पर्पस है वो सॉल्व हो। आपको केवल एक ही चीज़ का क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप पिछले 12 महीनों से किसी को फॉलो करके 2 से 3% का कंसिस्टेंट महीने का रिटर्न बना रहा है। हाँ, हो सकता है किसी महीने में, एक महीने में 2% का घाटा हो गया तो अगले महीने 4% का फायदा हो गया। ऑन एवरेज 2 से 3% का क्या पिछले 12 महीनों से रिटर्न बन रहा है। दुनिया में हाथों में आप गिन लो ऐसे लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली 2 से 3% का रिटर्न बना सकते हैं। हाथों पे गिन सकते हो आप, दुनिया में इतने लोग होते हैं। अगर हाथों का थोड़ा एग्जिजरेशन हो गया, मेरा कहने का मतलब है दोज आर काउंटेबल्स एंड वेरी फ्यू पीपल कैन डू दैट। ठीक है, तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों से जो केवल अपना पर्पस साधना चाह रहे हैं उनसे दूर रहे। और मैं आगे भी 2-3 वीडियो इसी कड़ी में बनाऊंगा जहाँ फेमस फ्रॉड्स या फेमस कहानियाँ जो फाइनेंस की, उस पर हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी बर्नी मैडॉफ की हम कहानी चालू करते हैं। बर्नी मैडॉफ यूएस के बहुत बड़े हैज मैनेजर थे। उनका एक हैज फंड था। वो लोगों से पैसे लेते थे और उन पैसों को वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। इनका बैकग्राउंड ऐसे था कि ये नेस्डेक, जैसे अपने एनएससी है स्टॉक मार्केट, वहाँ यूएस में नेस्डेक एक स्टॉक मार्केट है जहाँ पे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज लिस्टेड है। जैसे एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इस तरह से जो भी बड़ी कंपनियां वो वहाँ पे लिस्टेड है। उसके वो एक्स चेयरमैन थे, यानी उनके चेयरमैन वो रह चुके थे। अब ये आदमी क्या करता था, या बर्नी मैडॉफ जी क्या करते थे, इन्होंने 10 लोगों से, मान लीजिए 10-10 लाख रुपए ले लिए, तो 1 करोड़ रुपए इन्होंने ले लिए। वहाँ पे बट ऑब्वियस डॉलर था, हम हमारी सुविधा के लिए मान लेते हैं कि 10 लोगों से 10-10 लाख रुपए ले लिए और 1 करोड़ रुपए ले लिए, और उसको किसी एक बैंक अकाउंट में इन्होंने जमा कर दिया, राइट। अब इनको क्या था कि उन पैसों को इन्वेस्ट करना था स्टॉक मार्केट में, और उनको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको रिटर्न देना था। तो बर्नी मैडॉफ जी क्या करते थे, 12% का एनुअल रिटर्न अपने क्लाइंट्स को देते थे, और वो भी 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, कंसिस्टेंटली उन्होंने 20 से 25 साल के लिए एनुअल 12% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आप माने कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स और 2-3% उस समय रही होंगी, काफ़ी कम थी, अभी और कम हो गई। तो उसके अगर इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में हम 12-13% का रिटर्न देखें तो वो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, और वो भी कंसिस्टेंट। तो वो अपने क्लाइंट्स को वो साल दर साल देते थे। तो हुआ ऐसा कि जब वो दे रहे थे तो एक कोई दूसरी कंपनी थी, वहाँ पे एक आदमी को ये टास्क मिली कि भाई बर्नी मैडॉफ अगर 12% का रिटर्न दे सकता है तो आप भी उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, पता करो वो क्या करता है, और सेम काम आप करो, और अपन भी ऐसा अपने क्लाइंट्स को देंगे। तो जब इस आदमी को ये टास्क मिली तो इसने बर्नी मैडॉफ के बारे में रिसर्च करना चालू किया कि ये क्या करते हैं। अब बर्नी मैडॉफ क्या करते थे, ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा काम करते थे, और इनका जो ऑप्शन का मेनली स्ट्रेटजी ये थी कि लेट्स से कि आपके पास स्टॉक है, तो आप उस स्टॉक को अगर नीचे जाता है तो उसके बचने के लिए पुट खरीद लो, ठीक है, और उस पुट के लिए जो पैसे चाहिए ऊपर कॉल भेज दो आप, ठीक है। ये मोटा मोटी उनकी एक स्ट्रेटजी सो कॉल्ड वो बोलते थे, और इससे वो बोलते थे कि मैं ये रिटर्न अचीव करना चाहता हूँ। तो उस बंदे ने जब रिसर्च की तो उसकी रिसर्च में सामने आया कि बर्नी मैडॉफ जितना रिटर्न अपने क्लाइंट्स को देते हैं, उनके लिए जितने ऑप्शन को ट्रेड करने की आवश्यकता है उतने ऑप्शन यूएस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग ही होते हैं। लेट्स से
कि बर्नी मैडॉफ 200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑप्शंस के ट्रेड करते हैं लेट्स से अपने अकाउंट में। तो उस बंदे का कहने का मतलब था कि पूरे स्टॉक मार्केट में यूएस के मिला दो तो 100 कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रेड होते हैं, तो ये 200 कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, यानी इतने ऑप्शन ट्रेड ही नहीं होते तो वो कहाँ से कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया, काफी बड़े बड़े ब्रोकरों से पूछा कि क्या आप बर्नी मैडॉफ के साथ बिजनेस करते हो, क्या वो आपके थ्रू एक्सचेंज में सौदा डालते हैं। तो सबने बोला नहीं, हमारे यहाँ तो वो काम नहीं करते। और सबने अपना सस्पिशन भी बताया कि 25 साल 20 साल इतने लंबे समय के लिए 12% का कंसिस्टेंट रिटर्न देना, बाजार नीचे जा रहा है तब भी वो 12% दे रहा है, बाजार टूट गया तो भी ये रिटर्न दे रहा है। तो ये बंदा थोड़ा सा सस्पिशियस हुआ कि यार ये रियलिस्टिक रिटर्न नहीं है। उन्होंने वहाँ का जो सेबी होता है, जैसे अपने यहाँ सेबी होता है वहाँ एसईसी होता है, वहाँ पे उस बंदे ने 2000 से 2007 इन 7-8 सालों में 3 बार उसने कंप्लेन की एसईसी में कि आप बर्नी मैडॉफ को चेक करिए और मेरी फाइंडिंग्स ये हैं और ये सस्पिशियस रिटर्न है, यहाँ पे हो सकता है कि कोई फ्रॉड हो रहा हो। एसईसी ने उनको रिटर्न चिट्ठी लिखी कि हमने सब कुछ इंक्वायरी कर ली है और बर्नी मैडॉफ क्लीन चिट है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या हुआ, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है एड थॉर्प, ठीक है। एड थॉर्प अगर आप जानते हो तो 21 एक मूवी है और भी काफ़ी मूवीज़ बनी है। उन्होंने फर्स्ट टाइम अगर आप कैसीनो में जाते हो और उनको कैसे क्रैक करना है कैसीनो को, एड थॉर्प ने निकाला था। उसके बाद उन्होंने 20-25 साल अपने हेज फंड भी मैनेज किया स्टॉक मार्केट में और उन्होंने ब्लैक स्कॉल्स पे पायनियर वर्क किया। ब्लैक स्कॉल्स ने तो बाद में वो बनाया था, लेकिन इन्होंने पहले से ही ये यूज़ करते थे एड थॉर्प, और मैं भी काफ़ी उनसे इंस्पायर्ड हूँ और काफ़ी मतलब ही इज़ जेम ऑफ अ पर्सन और जेम ऑफ अ मैथमेटिशियन एड थॉर्प। तो एड थॉर्प भी जो उसी समय में मैनेज करते थे, तो उनके पास काफ़ी लोग आते थे, बोलते थे यार ये बंदा बर्नी मैडॉफ तो ऐसे करता है ऐसा करता है। उनको एक चांस मिला बर्नी मैडॉफ के ऑफिस को विजिट करने के लिए, और उन्होंने अपनी एक किताब अपनी जो किताब है एड थॉर्प की बायोग्राफी, उसमें उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया है कि वो उनके ऑफिस में गए और उन्होंने उसके ऑफिस के काफ़ी लोगों को पूछा कि आप यहाँ पे क्या करते हो। तो एक भी आदमी उनको ये नहीं बता पाया कि मैं यहाँ पे हम क्या करते हैं। उनको यही नहीं पता, उनके स्टाफ को किसी को भी, कि वो लोग कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, क्या उनका मेथड है या क्या तरीका है, उनका रत्ती भर भी उनको आइडिया नहीं। तो एड थॉर्प को भी वहाँ पे शक हुआ और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एड थॉर्प को सस्पिशन था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। यानी काफ़ी लोगों को ये आइडिया था कि बर्नी मैडॉफ के जो रिटर्न्स हैं ये रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन कोई भी इसको ना तो ट्रेस कर पाया और ना कुछ कर पाया। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इस बंदे को कोई भी एक्सपोज नहीं कर पाया। ये बंदा खुद आया और इसने बोला कि मैं बैंकरप्ट हूँ, राइट। यानी इसको कोई नहीं पकड़ सका, ये खुद ही आके इसने बोला जब लोगों को पता चला कि ये इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा था, ठीक है। अब वो फ्रॉड कैसे कर रहा था और वो फ्रॉड क्या था कि इसने जो 1 करोड़ रुपए 10-10 लाख रुपए 10 लोगों से लिए उसको एक बैंक में जमा करा दिए। 1 साल हो गया, अब उसने जो 10 लाख जिसे लिए उसे 12% का लेट से उसे रिटर्न देना है। तो 12% अगर 10 लाख के आप करोगे तो 10 लाख का अपन 10% मानते हैं तो 1 लाख हो गया और 12% 1,20,000 हो गए। तो 1 साल के बाद वो क्या करेगा, उसको 1,20,000 रुपए दे देगा, ऐसे बाकी के 9 को भी दे देगा। तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे 1 साल बाद? 12 लाख। तो जो उसने इनिशियली 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया था उसमें से क्या करेगा, वो 12 लाख रुपए उनको दे देगा, राइट। उसने कुछ नहीं किया, जो पैसा उनसे लिया वही उनको दे दिया। ऐसे मान लेते हैं सेकंड साल फिर उसने 12 लाख उठा के उसमें से दे दिए, अभी तक 24 लाख रुपए वो बांट चुका है। यानी इनिशियल जो 1 करोड़ रुपए थे उसमें से 24 आप हटा दो तो तकरीबन 76 लाख रुपए उसके पास पड़े, ठीक है। अब उसे पता है कि धीरे धीरे ये पैसे खत्म होंगे, तो वो क्या करेगा, और कहीं से जाएगा और 10 इन्वेस्टर पकड़ेगा और उनसे पैसे लेके बैंक अकाउंट में वो जमा कराएगा, फिर उनको वापस दे देगा। यानी ये एक पॉन्जी स्कीम थी जो उसे घुमा रहा था, राइट। अब इसका और मैजिक देखिए, अब जब वो मेरे को लेट्स से कि मैं उनका एक इन्वेस्टर हूँ और उन्होंने मेरे को 1,20,000 रुपए का रिटर्न शो किया साल के एंड में, तो वो मेरे को एक ट्रेड शीट और भेजते थे, ट्रेड शीट भेजते थे जिसमें जो भी ट्रेड मेरे अकाउंट में या मेरे तौर पे लिए है मेरे बिहाफ पे वो सारे थे, और उनसे वो दिखाते थे कि आलोक आपने 1,20,000 रुपए हमने आपको कमा के दिए हैं।
अब वो ट्रेड शीट कैसे जनरेट करते थे? वो ट्रेड शीट का मैजिक आप देखो कि वो एक भी सौदा एक्सचेंज में नहीं डालते थे बर्नी मैडॉफ। वो क्या करते थे कि जिस दिन उनको रिपोर्ट, लेट्स से 31 दिसंबर को उनको आलोक की रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा था, वो बैक डेट में जो अपने मन के मर्जी के सौदे हैं वो उसमें प्रिंट कर देते थे, और जितना रिटर्न उन्हें दिखाना है उतना रिटर्न उसमें बाय सेल करके वो दिखा देते थे। यानी सारे के सारे केवल पेपर ट्रेड थे, फेक ट्रेड थे, कोई भी एक ट्रेड वो एक्सचेंज में नहीं डालते थे। जब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो बैंकरप्ट हो गए, तो उनसे जब इंक्वायरी हुई तो पूछा गया ये आप कितने सालों से कर रहे हो, तो उन्होंने खुद ने कबूल किया कि वो 25-30 सालों से ये कर रहे हैं। तो जब वो आदमी ने खुद ने कबूल किया कि 25-30 सालों से कर रहे हैं, तो हो सकता है वो उससे भी ज़्यादा सालों से कर रहे हो। तो आप इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी सोचिए कि एक आदमी 50-60 लोगों के स्टाफ से 25-30 सालों से इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है और उसको कोई नहीं पकड़ पाया। जब एक आदमी ये कर सकता है, तो आप सोचिए कि ग्रुप ऑफ पीपल्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े बैंक्स, या अगर उनकी इतनी बड़ी संस्थाओं अगर वो हमसे फ्रॉड करना चाहें, तो मेरे ख्याल से 100 साल में भी वो एक्सपोज नहीं होंगे, राइट? अब ये बंदा जो फ्रॉड करता जा रहा था, ये एक्सपोज क्या हुआ? 2007 और 8 में जब मार्केट एकदम नीचे से गिरा, राइट, तो जो इनके क्लाइंट्स थे उन्होंने सोचा कि बाकी जहां पे भी उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है सब जगह से उनको घाटा आ रहा है, केवल बर्नी मैडॉफ के पास जो उनका अकाउंट है वो उनको प्रॉफिट में दिख रहा है, क्योंकि बर्नी मैडॉफ तो बाजार ऊपर जाए नीचे जाए 12% 13% का रिटर्न उनका फिक्स था। तो उन सब ने बर्नी मैडॉफ को कॉल किया और बोला कि साहब आप हमारा माल बेच दो और हमें पैसे दे दो। तो क्या हुआ कि उसके अकाउंट में, उसके बैंक में बर्नी मैडॉफ के जितने पैसे थे उससे ज्यादा लोगों के फोन आ गए। लेट्स से कि उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए थे और जो रिडेम्पशन के कॉल आ गए 60 लाख के आ गए, यानी वो 10 लाख रुपए शॉर्ट था। अब उसने इस 10 लाख को इकट्ठा करने की दूसरे इन्वेस्टर से कोशिश भी करी, लेकिन चूंकि उस समय बाजार इतना खराब था तो वो बाकी का अमाउंट इकट्ठा नहीं कर पाया। अब उसकी पोजीशन ये हो गई कि उसके पास पैसे देने को नहीं है और लोग पैसे मांग रहे हैं, तो वो आया और उसने बोला कि मैं बैंकरप्ट हूँ। और ये केवल 50-60 लाख का नहीं था, ये उस समय फाइनेंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्केल का फ्रॉड था। आप ये यूट्यूब में और इसका रिसर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितने बिलियन डॉलर्स का ये फ्रॉड था। तो ये केवल 5-10 लाख रुपए की बात नहीं थी, ये तो केवल मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे लेके बता रहा हूँ। यानी आप ये मानिए कि अगर 2007-8 का क्राइसिस नहीं आता तो ये बंदा इस स्कीम को 30 साल और चला सकता था, उसको कहीं जरूरत नहीं थी, सबने क्लीन चिट दे दी थी, एसईसी ने और बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने, कि कुछ कोई नहीं पकड़ पाया था इसको। अब वो बंदा जब पकड़ा गया वो ऑलरेडी 70-75 साल का हो गया था 2007-8 में, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी तो वैसे ही 30 साल उसने मजे से निकाल दी लोगों के पैसे में ऐश करते हुए। और अगर वो 2007-8 का क्राइसिस नहीं आता तो 5-10 साल 15 साल जो भी उसकी जिंदगी और बची है वो भी वो निकाल देता। तो आप ये देखिए कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से निकाल सकता था, और निकाली उसने वाकई में केवल लोगों के पैसों पे मजे मार के। तो ये बर्नी मैडॉफ की जो कहानी थी ये एक हमें लेसन बताती है कि अनरियलिस्टिक जो रिटर्न होते हैं उसमें हमें क्रिटिकल माइंड को यूज करना चाहिए, हमें पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ऐसा वाकई में हो रहा है क्या। हर तरीके से उस सिस्टम को, उस आदमी को परखना चाहिए, जांचना चाहिए, और फिर हमारा पैसा उसमें लगाना चाहिए या फिर हमें उसकी राय माननी चाहिए। अब इसका आप एग्जांपल देखो, बर्नी मैडॉफ के हेज फंड में बड़े बड़े जो यूएस के एक्टर एक्ट्रेस हैं उन लोगों ने भी पैसे लगा रखे थे, बड़े बड़े अमीरों लोगों ने यूएस के पैसे लगा रखे थे। और आप एक रिसर्च कीजिएगा, रिनेसा टेक्नोलॉजी करके एक हेज फंड है, जिम साइमंस एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने वो चालू किया, उसके वो हेड हैं। और ये रिनेसा टेक्नोलॉजी खुद 20+ रिटर्न, 20% का रिटर्न एनुअल पे, यानी 20% का CAGR हर साल जनरेट करता था, यानी वो खुद काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे थे। उन्होंने अपना खुद थोड़ा बहुत पैसा या कुछ पैसा बर्नी मैडॉफ को इन्वेस्ट करने के लिए दिया गया था। जब उनसे ये पूछा गया कि यार जब आप खुद ही इतना कमाते हो 20%, तो आप 12% के लिए क्यों बर्नी मैडॉफ को पैसा दे रहे हो? तो बोले यार इतना बड़ा आदमी है और इतना काम करता है और ठीक है रिलेशनशिप बनी रहती है, तो उन्होंने उसको दे दिया, राइट। यानी इतनी बड़े रिनेसा टेक्नोलॉजी में जिसमें एक से एक इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं और जो खुद जनरेट कर रहे हैं, वो भी इस चीज से बच नहीं पाया, उन्होंने भी अपना पैसा बर्नी मैडॉफ को मैनेज करने के लिए दे दिया। यानी ये जो सारा गिमिक होता है, ये जो सारा शो चलता है, या ये जो सारे प्रोपेगेंडा चलते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि इतने इंटेलिजेंट लोग ही नहीं बच पाते इनसे, तो आप और हम कैसे बच पाएंगे? हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट
हो जाता है इन सब चीज़ों से बचना। तो हमें आज एक मेंटल नोट ये बनाना है कि हम किसी भी चीज़ को फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मैंने 10 लाख रुपए कमाए, सबसे पहले तो भाई तूने 10 लाख रुपए कमाए, तूने थंबनेल में डाल दिया, आपने यूट्यूब पे क्लिक कर दिया, उसका पर्पस सॉल्व हो गया, उसे लाइक मिल गए, आपने बार बार देखा, फिर आपने उसको मेंटर बना दिया, उसको पैसे दे दिए, उसका पर्पस सॉल्व हो गया। लेकिन एक सिंपल सा आप क्रिटिकल माइंड को अपना एनालाइज कीजिए, आप और मैं अभी करते हैं, और मेरे जितने भी आज हम 500 550 लोगों की फैमिली हो गए हैं, तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपना क्रिटिकल माइंड को यूज़ कीजिए। और क्रिटिकल माइंड को यूज़ करेंगे तो सबसे पहले भाई तूने 10 लाख रुपए कितनी कैपिटल पे बनाए, ठीक है, कितनी कैपिटल पे बनाए, लेट्स से कि तेरे पास 100 करोड़ रुपए है, उसमें तूने 10 लाख रुपए बनाए, तो वो एक मीडियोकर रिटर्न है, कोई भी बना सकता है, ठीक है। लेट्स से कि 10 लाख उसने एक सफिशिएंट कैपिटल पे बनाया और एक गुड इनफ उसका जो एवरेज अगर अपन निकालें तो महीने का उसने 10 लाख रुपए बनाए और महीने का 3% उसकी कैपिटल पे आ रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन क्या तुम पिछले 12 महीनों से बना रहे हो, पिछले 15 महीनों से बना रहे हो, पिछले 2 साल से बना रहे हो, वो देखने की बात है। फिर देखने की बात है भाई आज तो तूने 10 लाख बनाए, लेकिन कल क्या तूने 20 लाख का घाटा किया था, कल क्या तूने 40 लाख का रुपए का घाटा किया था, तो नेट नेट क्या उसके पास बच रहा है, ठीक है, ये भी हमारे लिए जानने की जरूरत है। तो इतनी सब हम जब क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो आप ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट जो होता है, ट्रेडिंग इन स्पेशल जीरो सम गेम होता है, मेरा लॉस आपका प्रॉफिट, आपका लॉस मेरा प्रॉफिट, और ये दुकान जब ही चलेगी जब 90 92 95 लोग लॉस खाएंगे और बाकी के लोग 5-7 लोग प्रॉफिट करेंगे। लेकिन आज की तारीख में तो सारे यूट्यूबर्स प्रॉफिट कर रहे हैं, तो ये एक अनरियलिस्टिक चीज है अगर आप अपने क्रिटिकल माइंड को आप अगर यूज करेंगे। ये बर्नी मैडॉफ की कहानी हुई, आगे के वीडियोस में मैं आपके लिए ऐसी और कहानियां लेके आऊँगा और उनसे भी हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हम उनसे क्या मेंटल नोट बना सकते हैं। और एक मेरी आपसे और रिक्वेस्ट है, जब आपने ये कहानी सुन ली आप इसके बारे में रिसर्च करें और अपना एक रूल बनाएं कि मेरे को आगे से इस तरह से काम करना है और ऐसे लोगों की सुननी है, इस लोगों की सुननी है, उसको पहले जांचे परखे, 100 बार जांचे परखे और फिर उसकी माने, ये आप एक रूल बनाए। नहीं तो क्या होगा कि आपने एक बार तो देखा कि यार ठीक है ये ऐसा आदमी है, मैंने नहीं माना इसका, मेरे को नहीं देखना, लेकिन वो कल फिर और कोई प्रोपेगेंडा लाएगा, आज 10 लाख कमा रहा है, फिर वो बोलेगा मैं तो कोई नई स्ट्रेटेजी लिया है, मैं तो ऐसा लिया है, फिर आप उसकी बातों में आ जाएंगे। तो आप साल दर साल 4-5 साल तो इसी में निकाल देंगे, जबकि अगर आप 4-5 साल खुद पे मेहनत करते या एक वाकई में एक जेन्युइन पर्सन को फॉलो करते तो क्या पता आप प्रॉफिट मेकिंग भी होते और आपका नॉलेज बढ़ता और आप वो पैसा कमाते खुद के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेंटल नोट्स बनाएं, अपने रूल्स बनाएं और सही लोगों को आप फॉलो करें और बर्नी मैडॉफ के बारे में रिसर्च करके आप इस चीज़ को पुख्ता कीजिए जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई है। धन्यवाद।